Assalamu alaikum students. I'm here with the lesson number 3, Dark They Were and Golden Eyed by Ray Bradbury. तो अगर आप टाइटल को देखें थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस शॉर्ट स्टोरी का जो उन्वान है टाइटल वो भी वैसे तो जो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक इसको होना चाहिए था दे वर डार्क एंड गोल्डन आइज, वो स्याह रंगत और सुनहरी आँखों वाले थे। लेकिन यहाँ एडजेक्टिव को वर्ब के बाद लगाने की बजाय शुरू में लगा दिया गया, डार्क दे वर एंड गोल्डन आइज। तो ये तब किया जाता है ऐसे जब थोड़ा एक्स्ट्रा एम्फेसिस देना हो, स्टार्टलिंग या चौंका देने वाला अंदाज है बात करने का, जब हम वर्ड ऑर्डर तब्दील कर देते हैं, लफ्ज़ों की जो प्रॉपर प्लेस होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो एडजेक्टिव शुरू में लगाने का मतलब ये है थोड़ा सा एक स्टार्टलिंग या चौंका देने वाला आगाज़ देना। तो वो स्याह रंगत और सुनहरी आँखों वाले थे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा मौजू है और उन्वान है, और ये राइटर हैं रे ब्रैडबरी। अमेरिका से ताल्लुक़ था इनका, और इनकी कहानियाँ बड़ी दिलचस्प होती हैं। साइंस फिक्शन आप जानते ही होंगे, ऐसी कहानी फ़िक्शन कोई भी बनाई हुई कहानी लिखी गई, और साइंस फिक्शन से मुराद जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल किया गया हो, ज़िक्र किया गया हो, उसे कहते हैं साइंस फिक्शन। तो रे ब्रैडबरी ऐसी कहानियाँ लिखने के लिए मारूफ़ हैं जिनमें सस्पेंस होता है, थ्रिल होता है, बड़ी सनसनी होती है और थोड़ी अनयूजुअल होती हैं, चौंका देने वाली होती हैं। एक बड़ी ही शानदार शॉर्ट स्टोरी है कि कहानी के मुताबिक ज़मीन पर कुछ लोग जो हैं वो एटमी जंग के ख़तरे से तंग आकर के ज़मीन पर एटमी जंग छिड़ जाएगी और एटम बम ज़मीन को तबाह कर देंगे, तो इससे डर के वो रहने के लिए मरीख़ पर चले जाते हैं। लेकिन जब वो मरीख़ पे जाते हैं तो वहाँ इंतहाई अजीब व गरीब सूरत हाल का उन्हें सामना करना पड़ता है, और वहाँ उन पे क्या गुज़रती है यही इस कहानी का मौजू है। तो होपफुली आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे इस स्टोरी को। तो स्टार्ट करते हैं जी टेक्स्ट रीडिंग। और जब कहानी शुरू हो रही है तो वो लोग एक रॉकेट की मदद से, ज़मीन के लोग एक रॉकेट पर सवार होके मरीख़ पर उतर चुके हैं, मरीख़ पे रहने के लिए वहाँ पे जा चुके हैं। यहाँ से हमारी कहानी का आगाज़ हो रहा है। द रॉकेट मेटल कूल्ड, रॉकेट की धात सर्द पड़ती गई, ठंडी होती गई। आप जानते हैं रॉकेट जब उतरता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसकी बाहर की सरफेस इट्स ऑलमोस्ट बर्निंग, तो वो थोड़ी देर के बाद सर्द पड़ती गई, ठंडी होती गई। इन द मीडो विंड्स, तो मीडो सब्ज़ाज़ार में उतरा है और उसकी हवाएं चल रही हैं, तो उनकी वजह से सब्ज़ाज़ार की हवाओं में रॉकेट की धात ठंडी होती चली गई। इट्स लिड, लिड वैसे तो ढक्कन होता है लेकिन यहाँ मुराद दरवाज़ा है उस रॉकेट का। गेव अ बल्जिंग पॉप, बल्जिंग से मुराद उभरता हुआ, निकलता हुआ, इंक्रीजिंग, प्रोजेक्टिंग। पॉप कहते हैं ज़ोरदार आवाज़। तो इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप, उसके दरवाज़े से एक तेज़ आवाज़ आई, खटाक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके क्लॉक से मुराद उसका क्लॉक की शक्ल का गोल सी शेप होती है रॉकेट की, तो ये क्लॉक इंटीरियर, इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा, तो उसके गोल अंदरूनी हिस्से से स्टेप्ड अ मैन, अ वोमैन एंड 3 चिल्ड्रन, स्टेप कदम बाहर निकालना, तो उसमें से एक मर्द, एक औरत और 3 बच्चे बरामद हुए, बाहर निकले। द अदर पैसेंजर्स, दूसरे मुसाफिर, वर्ल्ड अवे,
वर्ल्ड अवे, वर्ल्ड विंड की हमने बात की थी, बगुला जो होता है हवा का। तो वर्ल्ड अवे बड़ी तेज़ी के साथ चले जाना, गायब हो जाना, मूव अवे। तो बाकी मुसाफिर चले गए, बड़ी तेज़ी के साथ चले गए अक्रॉस द मार्शियन मीडो। मार्शियन एडजेक्टिव है और मरीखी, मरीख का, समथिंग रिलेटेड टू द मार्स। तो मार्स मरीख को कहते हैं और वहाँ से एडजेक्टिव बना है मार्शियन। बाकी मुसाफिर मरीख के सब्ज़ाज़ार में से गुज़रकर दूसरी तरफ चले गए, लीविंग छोड़कर द मैन उस आदमी को, एलोन तन्हा, एमंग हिज फैमिली उस आदमी को अपने ख़ानदान के हमरा अकेला छोड़कर बाकी जो मुसाफिर थे वो मरीखी सब्ज़ाज़ार के उस पार बड़ी तेज़ी के साथ चले गए। तो रॉकेट उतरा है, एक ज़ोरदार तेज़ आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला है उसका, उसमें से बहुत से लोग निकले हैं मुसाफिर, लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर पर ज़िक्र किया गया एक फ़ैमिली का जिसमें एक औरत, एक मर्द और 3 बच्चे हैं। तो ये ख़ानदान अभी वहीं खड़ा हुआ है और बाकी लोग बड़ी तेज़ी के साथ गोया सब्ज़ार के उस पार गायब हो गए हैं। द मैन फेल्ट, आदमी ने महसूस किया, हिज हेयर फ्लटर, कि उसके बाल लहरा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। तेज़ आवाज़ चलने से जिस तरह कपड़े लहराते या फड़फड़ाते हैं, इसे कहते हैं फ्लटर। आदमी ने महसूस किया कि उसके बाल फड़फड़ा रहे हैं, लहरा रहे हैं। एंड द टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी, और उसके जिस्म के जो टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, उज़लात कह लीजिए, पट्ठे कह लीजिए, ड्रॉ टाइट, वो अकड़ गए हैं, सख्त हो गए हैं, खिंच गए हैं। तो आदमी ने महसूस किया कि उसके सर के बाल लहरा रहे हैं और उसके जिस्म के आसाब या उज़लात जो हैं वो अकड़ गए हैं। एज़ इफ़, गोया के, ही वर स्टैंडिंग, वो खड़ा हो, एट द सेंटर, मरकज़ में, दरमियान में, ऑफ आ वैक्यूम, खला के दरमियान में खड़ा हो, उसे यूं लग रहा था। तो आदमी ने महसूस किया कि उसके जिस्म के, उसके बाल लहरा रहे हैं और उसके जिस्म के उज़लात या असाब या पट्ठे खिंच गए हैं, सख्त हो गए हैं और इस तरह अकड़ गए हैं गोया वो खला के वस्त में खड़ा हो, दरमियान में खड़ा हो। अब आप जानते हैं कि वहाँ पे ग्रेविटी चूँकि असरअंदाज नहीं होती, तो एक बड़ी बेवज़नी की सी कैफियत होती है और आप खला में से ज़ाहिर चलना और सीधे खड़े होना बड़ा मसला होता है। यही हालत उस आदमी की हो रही है। इस सेंटेंस में 2 बहुत अहम पॉइंट गौर करने वाले हैं। एक तो वर्ब यूज़ हुआ है फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, उस आदमी ने महसूस किया। और उसके बाद 2 और वर्ब यूज़ हुए हैं, फ्लटर और ड्रॉ। तो ये फील के बाद, फील सेकंड फॉर्म थी, वर्ब की पास्ट टेंस यूज़ हुआ, लेकिन उसके बाद फ्लटर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ड्रॉ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये वही मामला है जिसको हम जिक्र करते चले आए हैं बेयर इन्फिनेटिव का। फील के बाद भी, वैसे तो आप देखें पास्ट टेंस के आगे कहीं आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फील के आगे भी बेयर इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल किया जाता है। तो फेल्ट की वजह से ये टू फ्लटर की बजाय क्या लिखा हुआ है, फ्लटर, और टू ड्रॉ की बजाय क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ। तो हमारी जो लिस्ट है जिसमें हमने पहले हैड बेटर देखा, मेक देखा, सी देखा, अब उसमें फील भी शामिल हो गया है कि ये सारे वर्ड्स और फ्रेजेस, वर्ब्स और फ्रेजेस हैं जिनके आगे हमने बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे फ्लटर और ड्रॉ टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है जिसको हम क्या कहेंगे, बेयर इन्फिनेटिव। दूसरी बात, इंटरेस्टिंगली ही वर इस्तेमाल किया गया है, तो ही वॉज होना चाहिए था, वर क्यों आया यहाँ पे? तो वर इस्तेमाल तब किया जाता है पास्ट में
जब एक अनरियल सिचुएशन को बयान किया जाना हो, यानी चीज़ असल में वैसी ना हो, या तो हमारी ख्वाहिश हो कि ऐसी हो जाती, काश ऐसी हो जाती, या हमें लग रहा हो कि ऐसी है। इन दो सूरतों में अनरियल सिचुएशन कि असल में वो चीज़ वैसी ना हो, या हमारी ख्वाहिश थी कि ऐसी हो जाती, या हमें लग रही हो कि ऐसी है। तो यहाँ पे देखिए वो खड़ा तो मरीख पे है, लेकिन उसे क्या लग रहा है कि गोया वो कहाँ पे खड़ा हो, खला के वस्त में। इसलिए यहाँ पे ही वर इस्तेमाल किया गया है, और ये ख़ास किस्म का वर है। यहाँ आप इस सिचुएशन में वाज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, और सब के साथ वर ही इस्तेमाल किया जाता है, और ये वर जो है ये हैड बीन के बराबर समझा जाता है। एज़ इफ़, गोया के, यूँ लग रहा हो। एज़ इफ़ या एज़ दो, ये जब आ जाएंगे तो उनके बाद हम वाज की बजाय सब के लिए वर ही इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा जो मैंने कहा कि काश ऐसा हो जाता, ये ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि ऐसा हो जाता। जैसे हम वुड दैट कहते हैं, वुड दैट ही वर रिच, काश वो अमीर होता। अब यहाँ भी देखें हमारी ख्वाहिश है कि काश ऐसा हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ है अमीर वो। तो इस सिचुएशन को बयान करने के लिए भी हमने ही के साथ वाज की बजाय वर लगाया है, वुड दैट ही वर रिच। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको ज़रा अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है आपने। इस वाइफ, उसकी बीवी, बिफोर हिम, उसके सामने खड़ी, सीम्ड, यूँ दिखाई दे रही थी, आलमोस्ट, तकरीबन, टू वर्ल अवे, कि वो भी गुम हो जाएगी, गायब हो जाएगी, इन स्मोक, धुएं में। उसके सामने खड़ी उसकी बीवी भी तकरीबन धुएं में गुम होती हुई महसूस हो रही थी। द चिल्ड्रन, स्मॉल सीड्स, बच्चे जो कि नन्हे बीजों की मानद होते हैं। तशबीह दी गई है जैसे बीज से दरख्त बनता है, तो बच्चे भी ग्रोन अप हो जाते हैं और ग्रो अप हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं ऐसे दरख्त की मानद बीजों से। माइट, हो सकता था, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, इंस्टेंट, मोमेंट, किसी भी लम्हे। बी सोन, सो होता है बोया जाना। टू ऑल द मार्शियन क्लाइम्स, मार्शियन वही मरीखी, मरीख से मुतल्लिका, क्लाइम का मतलब किसी ख़ास आबो हवा का ख़ित्ता या इलाका या मौसम होता है, वेदर, क्लाइमेट। तो बच्चे जो नन्हे बीजों की मानद हैं, वो किसी भी लम्हे मरीख के मौसमों में छोटे छोटे बीजों की तरह बिखर सकते थे, ज़मीन में बोए जा सकते थे। का मतलब कि ये यहाँ का मौसम उन्हें डैमेज कर सकता था, नुकसान पहुँचा सकता था। तो इस पैराग्राफ में बड़ी अजीब सी सिचुएशन बयान की गई है। वहाँ उतरते ही उसे अजीब सी फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं उस आदमी को। पहले उसे अपने बारे में लग रहा है कि उसके बाल लहरा रहे हैं और जिस्म के पट्टे खिंच गए हैं, अकड़ गए हैं, और उसे यूँ लग रहा है जैसे वो खला के दरमियान में कहीं खड़ा हो। फिर उसकी बीवी उसके सामने खड़ी है, जो कि उसे यूँ लग रही है गोया वो कहीं धुएं में गुम हो जाएगी। और फिर उसके बच्चे उसके सामने खड़े हैं, उनके बारे में भी उसको ये महसूस हो रहा है कि इस मरीख के मौसमों में वो छोटे बीजों की तरह कहीं बिखर सकते हैं। मतलब ये यहाँ वो कुछ नुकसान पहुंच सकता है उनको। तो जो पहली फीलिंग आई है वो खौफ की है और ख़तरे की है। उस आदमी को लग रहा है कि हम मरीख पे आ तो गए हैं, पर समथिंग रॉन्ग ओवर देयर, यहाँ पे कोई मसला है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। द चिल्ड्रन लुकड अप एट हिम, बच्चों ने नज़रें उठा के उसकी जानिब देखा। एज़ पीपल लुक टू द सन, जिस तरह लोग सूरज की तरफ देखते हैं। टू टेल, ये बताने के लिए, व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, कि उनकी ज़िंदगी में ये क्या वक्त, कौन सा मोड़ आ पहुंचा है। दो मानी हो सकते हैं इसके। एक तो ये कि जब हम परेशान होते हैं, ऐसी सिचुएशन में होते हैं, तो हम एक हैरत और शिकवे के से अंदाज में ऊपर देखते हैं
कि किस सूरत हाल का सामना हमें करना पड़ रहा है, कैसा वक्त आ गया है उन पर। और वैसे पुराने ज़माने में लोग सूरज की तरफ देख के वक्त बता लिया करते थे, तो बच्चों ने भी उसकी जानिब देखा नज़रें उठा के। हिज फेस वॉज कोल्ड, उसका चेहरा सर्द था। सर्द से मुराद एक्सप्रेशनलेस था, चेहरे पे कोई तासुरात नहीं है, स्पॉट है, बिल्कुल तासुरात से आरी है। बट स्ट्रॉन्ग, क्या गड़बड़ है, क्या मसला है? आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा। जब उसकी बीवी ने उसके चेहरे के तासुरात देखे, उसे लगा कि कुछ तो इसको फील हो रहा है अजीब सा। उसने पूछा, व्हाट्स रॉन्ग? लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, हमें वापस रॉकेट पे चलना चाहिए। आओ वापस रॉकेट पे चलें। अब रॉकेट तो ज़मीन से आया है, और वापस रॉकेट पे जाने का मतलब ये है कि वो आदमी कह रहा है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लिहाजा हमें कहाँ जाना चाहिए? वापस रॉकेट पे। गो बैक टू द अर्थ, वापस ज़मीन पे चले जाएं। उसकी बीवी सवाल कर रही है बहुत हैरान हो कि अभी तो हम आए हैं ज़मीन से यहाँ पे, और अभी आप कह रहे हैं कि वापस ज़मीन पे चले जाएं। यस, हाँ, लिसन, ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनो। तो ये लग रहा है कि आदमी यहाँ की सूरत हाल से खौफज़दा हो गया है, और वह चाहता है कि हम इसी वक्त वापस रॉकेट के ज़रिए ज़मीन पे चले जाएं। द विंड ब्लू, हवा चली, एज़ इफ़ गोया के टू फ्लिक अवे। फ्लिक अवे होता है पारा पारा कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, धज्जियाँ उड़ा के रख देना। ब्रेक देयर आइडेंटिटीज़, उनकी शनाख्त को, उनके निशान, नामो निशान को। तो हवा यूँ चल रही थी गोया वो उनकी शनाख्त तक मिटा के रख देगी, उनका नामो निशान भी ख़त्म कर देगी। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे, द मार्शियन एयर, ये मरीखी हवा, माइट ड्रॉ, निकाल सकती थी, हिज सोल, उसकी रूह, फ्रॉम हिम, उसके अंदर से। उसे यूँ लग रहा था कि ये हवा जो चल रही है, एक तो हमारा नामो निशान मिटा देगी, शाख को पारा पारा कर देगी, और किसी भी लम्हे ये मरीखी हवा उसके अंदर से उसकी रूह को खींच निकालेगी। एज मैरो कम्स, मैरो बोन मैरो आप जानते हैं, गोदा, जिस तरह गोदा निकलता है फ्रॉम अ वाइट बोन, सफ़ेद हड्डी में से गोदा निकलता है, ऐसे ही उसके अंदर से उसी आसानी के साथ ये हवा जो है, मरीखी हवा, उसके जिस्म से उसकी रूह को निकाल सकती थी। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, सबमर्ज्ड, डूबा हुआ, गर्क हुआ, गर्काब, पानी में आब और गर्क को मिला के गर्काब बनाए, पानी में गर्क हो जाना। गो अंडर वाटर, सिंक, सबमर्ज। तो उसे लगा कि वो डूबा हुआ है इन अ केमिकल, किसी ऐसे कीमियाई मादे में, दैट कुड डिसॉल्व, जो कि हल कर देगा, तहलील कर देगा, हिज इंटेलेक्ट, उसकी समझ बूझ को, दिमागी सलाहियत, इंटेलेक्ट जहानत जो आपकी दिमागी सलाहियत होती है उसको, एंड बर्न अवे, और जला के ख़त्म कर देगा, हिज पास्ट, उसके माजी को। तो दूसरी बात जो उसको महसूस हो रही है वो ये है कि जैसे कुछ होते हैं एसिड्स वगैरह, तेज़ाब वगैरह, उनके अंदर कुछ डाला जाए तो वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तहलील हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उस आदमी को भी ये लग रहा है कि मैं भी किसी ऐसे कीमियाई मादे के अंदर डूबा हुआ हूँ जो कि उसके सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देगा, और उसके माजी को जला के, माजी को भी जला देगा। अब ये इस पैराग्राफ में एक बार फिर खौफ जो उसके जहन और आसाब पे तारी है, उसकी अक्कासी की गई है कि हवा ख़तरनाक है, हवा में कोई मसला है जो उसकी शनाख्त को मिटा देगी, उनका नामो निशान पारा पारा कर देगी, पुर्जे पुर्जे कर देगी, और ये हवा किसी भी लम्हे उसके जिस्म में से ऐसे उसकी रूह को खींच निकालेगी जैसे सफ़ेद हड्डी में से गुदा बाहर आता है। और फिर उसे लग रहा है कि मैं किसी ऐसे कीमियाई मादे के अंदर डूबा हुआ हूँ जो कि उसकी ज़हनी सलाहियत को
तहलील कर देगा और उसके माजी को जला देगा। अब ये माजी को जला देना और ज़हनी सलाहियत को ख़त्म कर देना, ये बड़े मानीखेज़ फ़िक्रे हैं कि हमारा सब कुछ जो है ये हमारा माजी ही है। हमारी याददाश्त और मेमोरी का बड़ा ताल्लुक़ होता है। मैं क्या हूँ, हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं, मैंने ज़िंदगी में क्या कुछ गेन किया है, मेरे लोग कौन हैं, मेरे आसपास कौन हैं, इसका ताल्लुक़ मेरी मेमोरी से है। तो जैसे आप देखते हैं बाज़ वक़्त मूवीज़ में हीरो के सर पे चोट लगती है और उसकी मेमोरी सारी की सारी गायब हो जाती है और होश में आने के बाद उसे कुछ पता नहीं होता। तो ये मेमोरी ही हमें जोड़ के रखती है हमारे आसपास के लोगों से। जब ये पास्ट जल जाता है और इंटेलेक्ट ख़त्म हो जाती है तो फिर तो हम बिल्कुल नए शख्स और नए आदमी बन के सामने आते हैं जो बिल्कुल अपने माज़ी से डिस्कनेक्ट हो चुका होता है। और ये ख़दशा जो उस आदमी को यहाँ पे महसूस हो रहा है ये बिल्कुल ठीक साबित होगा आखिर पे जाके। तो थोड़ा सा स्टार्ट इसका आपको लग रहा होगा, लेकिन कहानी जब आगे बढ़ेगी तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। ये खौफ की फ़िज़ा यहाँ पर जानबूझ के राइटर ने क्रिएट करने की कोशिश की है। आप भी यकीनन इसको फ़ील कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इसी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।